हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संजीत सिन्हा साइनिंग इन। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट और हम लोग हर वीडियोस में एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ये दोनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है। तो इसके नाम से ही हम लोगों को पता चलता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसका मतलब कौन से एविडेंस को एडमिट करेगी कोर्ट, किस किस साक्ष्य को स्वीकार करेगी, किस किस तरह के एविडेंस को मानेगी कोर्ट कि हाँ आप इस चीज का एविडेंस दीजिए, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इट मीन्स कोर्ट विल अलाउ द एविडेंस टू प्रूव ओनली दोज फैक्ट्स विच आर रेलिवेंट। यानी कि कोर्ट केवल उन्हीं तथ्यों को प्रूव करने के लिए एविडेंस अलाउ करेगी जो कि प्रासंगिक हो, रेलिवेंट हो। किससे रेलिवेंट हो? फैक्ट इन इशू से। फैक्ट इन इशू क्या होता है? सबसे मेन फैक्ट। मेन फैक्ट मतलब वो फैक्ट जिस पर पूरा केस टिका हुआ है, जिसके साबित हो जाने से केस खत्म हो जाएगा। उससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट है, उससे रिलेवेंट अगर कोई फैक्ट है, उस चीज से कोई प्रासंगिक अगर कोई तथ्य है, तो उस तथ्य से रिलेटेड एविडेंस को ही कोर्ट अलाउ करेगी। अन्यथा और किसी भी अलग तरह के कोई भी एविडेंस को कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। उसको साफ साफ मना कर दिया जाएगा कि नहीं भाई, आप ऐसा कोई एविडेंस मत लाइए। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए डकैती का केस है, अगर मामला डकैती का चल रहा है कोर्ट में और कोई एविडेंस देना चाहता है कि 5 लोग जो विक्टिम है उसके घर के अंदर घुसे, पीड़ित के घर के अंदर 5 लोग घुसे, इस बात का एविडेंस अगर कोई पार्टी देना चाहता है तो ये क्या है? ये एक प्रासंगिक तथ्य है, रेलिवेंट तथ्य है। क्योंकि डकैती प्रूफ करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इस बात का कोई एविडेंस देना चाह रहा है तो ये एक प्रासंगिक बात है, ये एक रेलिवेंट बात है, तो कोर्ट इसका एविडेंस अलाउ कर देगी। लेकिन यही अगर कोई एविडेंस देना चाहे कि भाई विक्टिम उस दिन सुबह सुबह पराठा खाया था, तो इससे मेन फैक्ट को कोर्ट को, केस को कोई लेना देना नहीं है। तो ये इररिलेवेंट फैक्ट होगा, ये अप्रासंगिक तथ्य होगा। इसके लिए कोर्ट कभी भी एविडेंस अलाउ ही नहीं करेगी, क्योंकि इसके एविडेंस से कोर्ट को कोई मतलब भी नहीं है ना। तो इसीलिए बस इतना समझ लीजिए, कोर्ट केवल उन्हीं तथ्यों के एविडेंस को अलाउ करेगी जो रेलिवेंट हो। इसी को एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कहा जाता है। देखिए यहां पर मैंने चोरी का उदाहरण दिया है कि अगर मान लीजिए कोई चोरी का केस चल रहा है, इन अ प्रोसीडिंग फॉर द चार्ज ऑफ थेफ्ट, कोर्ट विल अलाउ the evidence to prove whether or not accused had the opportunity to steal the property। यानी कि चोरी का केस चल रहा है, तो अगर कोई बंदा ये एविडेंस देना चाहता है कि जो चोर है, यानी कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, अभियुक्त है, उसके पास इतना अपॉर्चुनिटी था, उसके पास इतना समय था, उसके पास वैसा परिस्थिति थी कि वो चोरी कर सकता था, वो सक्षम था चोरी करने के लिए, इस बात का कोई प्रमाण देना चाहता है, इस बात का कोई एविडेंस देना चाहता है, तो कोर्ट इस तरह के एविडेंसेस को अलाउ करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि एक रिलेवेंट फैक्ट है ना। तो इसके अलावा अगर कोई ऐसा फैक्ट को लेकर के एविडेंस देना चाहता है जो कि बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, जैसे कि चोर जहां पर चोरी करने गया था वहां पर साइकिल से गया था या फिर पैदल गया था, ये बिल्कुल मतलब नहीं है इस बात को कोर्ट से, इस बात को कोर्ट के केस के मेन फैक्ट से इस बात को बिल्कुल मतलब नहीं है, तो कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, व्हाट फैक्ट्स आर रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 to 55 ऑफ द एविडेंस एक्ट। आप अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट को पढ़िएगा, आप उस इफ यू गो थ्रू दैट एक्ट यू विल फाइंड दैट देयर इज अ चैप्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 6 to 55। सेक्शन 6 से लेकर के 55 तक केवल और केवल ये बताया गया है कि कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होता है और कौन सा फैक्ट इररिलेवेंट होता है। यानी कि किस किस फैक्ट्स के लिए आप एविडेंस दे सकते हैं और किस किस फैक्ट्स के लिए एविडेंस नहीं दे सकते हैं।
देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है, यानी कि कब कब एविडेंस को कोर्ट एडमिट करेगी कि भाई अब एविडेंस ला करके दो, हम एडमिट करते हैं एविडेंस को। एडमिट का मतलब ये नहीं होता मान लेना, एडमिट मतलब होता है आपको अलाउ करती है कि आप एविडेंस दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट के बारे में, कब कोर्ट तथ्य को मान लेती है। तो इसका सिंपल है बात, मीनिंग है कि अगर कोई एविडेंस देता है, कोर्ट के सामने एविडेंस रखता है और वो एविडेंस को प्रूव भी कर देता है, साबित भी कर देता है, मतलब कि जो तथ्य वो साबित करने के लिए एविडेंस दिया है वो तथ्य साबित भी कर देता है। जैसे ही वो तथ्य साबित हो जाता है, यानी कि कोर्ट उस तथ्य को मान लेती है, वैसे ही उस तथ्य यानी कि उस फैक्ट को कहा जाता है एडमिटेड फैक्ट। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है कि व्हेन अ फैक्ट विच हैज बीन सफिशिएंटली प्रूव्ड, प्रूव हो चुका है वो फैक्ट, किससे प्रूव हुआ? एविडेंसेस से हुआ है। इन अ कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू एविडेंसेस, इट मीन्स दैट फैक्ट इज एन एडमिटेड फैक्ट, वो एडमिटेड फैक्ट हो गया। तो इसी को एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट कहा जाता है। बहुत ही आसान है ना। देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से है कि रेलिवेंसी इज द प्री कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसका मतलब क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का मतलब कि कोर्ट अलाउ करेगी कि आप साक्ष्य को लाइए, है ना, या फिर आप एविडेंस लाइए, कोर्ट अलाउ करेगी। तो क्यों अलाउ करेगी, कब अलाउ करेगी? जब आप रिलेवेंट फैक्ट के लिए एविडेंस दे, इररिलेवेंट फैक्ट के लिए, अप्रासंगिक तथ्य के लिए आप एविडेंस नहीं दे सकते। जब आप रिलेवेंट फैक्ट के लिए एविडेंस लाएंगे कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के सामने, तभी कोर्ट उस एविडेंस को अलाउ करेगी। इसका मतलब क्या है? पहले फैक्ट को रिलेवेंट होना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको ये कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हम जो फैक्ट के लिए एविडेंस देने जा रहे हैं वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। पहले कोर्ट को ये समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पूछ सकते हैं कि इसके लिए एविडेंस दे या ना दे। तो रेलिवेंसी इज द प्री कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, है ना। पहले रेलिवेंसी दिखाइए, फिर आप एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के लिए जाइए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज द प्री कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ये भी सही बात है, यानी कि पहले एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस होगा, यानी कि कोर्ट पहले अलाउ करेगी कि हां आप एविडेंस दीजिए, एविडेंस को पेश कीजिए, उसके बाद एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट होगा। अगर आप प्रूफ कर देते हैं उस फैक्ट को, जिस फैक्ट को आप प्रूफ करना चाह रहे हैं एविडेंस से, जैसे ही आप प्रूफ कर देते हैं वैसे ही वो फैक्ट जिसको आपने प्रूव किया है वो ऑटोमेटिकली एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट हो जाएगा, एडमिटेड फैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट से पहले आपको एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से पहले आपको रेलिवेंसी के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ये क्रम आपको समझ में आ गया होगा, मुझे यही लगता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट में इस पॉइंट को याद रखना बहुत ही जरूरी है अगर आप अच्छे से पूरे एक्ट को समझना चाहते हैं तो। द कोर्ट कैन बेस इट्स जजमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडमिसिबल फैक्ट्स, यानी कि कोर्ट जब भी जजमेंट पास करेगी, केवल जजमेंट ही नहीं, कोर्ट अगर ऑर्डर भी पास करती है तो भी कोर्ट केवल उसी बेसिस पर जजमेंट और ऑर्डर पास करेगी जो कि एडमिटेड फैक्ट्स है ना, यानी कि जो फैक्ट एविडेंसेस के द्वारा सफिशिएंटली कोर्ट में प्रूव हो चुका हो, केवल उन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट जजमेंट दे सकती है, और किसी भी तथ्य के आधार पे कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकती है ना। अब देखिए, ड्राइंग के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कोर्ट के सामने बहुत सारे तथ्यों को प्रूफ करने का पेश किया गया, ठीक है। तो एक है ये RF, रेलिवेंट फैक्ट, इसके लिए कोर्ट एविडेंस अलाउ करेगी या नहीं करेगी? इसके लिए कोर्ट एविडेंस अलाउ करेगी। एक है NRF, यानी कि नॉन रेलिवेंट फैक्ट, इसके लिए अलाउ करेगी या नहीं करेगी? इसके लिए नहीं करेगी, ये कट गया यहीं पर। तीसरा भी रेलिवेंट फैक्ट है, इसके लिए भी अलाउ करेगी। चौथा नॉन रेलिवेंट है, इसके लिए अलाउ नहीं करेगी। फिर रेलिवेंट, इसके लिए अलाउ करेगी, और ये नॉन रेलिवेंट फैक्ट, इसके लिए एविडेंस अलाउ नहीं करेगी।
अब देखते हैं कि जिन जिन फैक्ट्स के लिए एविडेंसेस अलाउ हुआ है कोर्ट में पेश करने का, उनका अब देखते हैं आगे क्या होता है। एविडेंस तो अलाउ हो गया, अब उसमें से कुछ फैक्ट्स प्रूव हो पाता है और कुछ फैक्ट प्रूव नहीं हो पाता है। यानी कि जिस पार्टी को एविडेंस लाने के लिए अलाउ किया गया था वो कुछ एविडेंसेस के थ्रू कुछ फैक्ट्स को प्रूव कर देता है और कुछ फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर पाता है। तो क्या होता है देखते हैं। ये वाला जो रेलेवेंट फैक्ट था जिसके लिए एविडेंस अलाउ हुआ था वो प्रूव हो जाता है। ये वाला का अगर बात करें तो ये प्रूव नहीं कर पाता है, ये प्रूव नहीं कर पाया। और ये वाला जो रेलेवेंट फैक्ट था ये भी कोर्ट में प्रूव हो जाता है। तो अब जो है कोर्ट जो क्या मानेगी, जो प्रूव हो गया है उसको माना जाएगा एडमिटेड फैक्ट्स। यानी कि ये एडमिटेड फैक्ट्स है, ये भी एडमिटेड फैक्ट है। जो प्रूव हो गया वो एडमिटेड फैक्ट है ना। और कोर्ट विल बेस इट्स जजमेंट ऑन दीज फैक्ट्स ओनली, एडमिटेड फैक्ट्स। यानी कि कोर्ट किस फैक्ट्स पर अपना जजमेंट दे सकती है? एडमिटेड फैक्ट्स। एडमिटेड फैक्ट्स कौन सा है? ये जो प्रूव हो गया, ये दोनों फैक्ट्स प्रूव हो गया, ये एडमिटेड फैक्ट्स है ना। तो समझ में आया, पहले रेलेवेंट फैक्ट होना होगा, फिर सफिशिएंटली प्रूव होना होगा, तभी वो एडमिटेड फैक्ट्स हो सकता है। और जैसे ही वो एडमिटेड फैक्ट होगा कोर्ट अपना जजमेंट ऑर्डर जो भी हो वो उसी बेसिस पर दे सकता है, अन्यथा और किसी भी बेसिस पर नहीं दे सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपना जो ये मीनिंग है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का, ये आप लोग तक ठीक से कन्वे कर पाया हूं। अगर आप लोगों को कोई भी त्रुटि लगती है, कोई भी मिस्टेक लगता है या कोई भी कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है, तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको जरूर वो कंप्लीट करके दूंगा या वो त्रुटि दूर करके दूंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।